हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम फ्लूइड में डेंसिटीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे। डेंसिटी क्या होती है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, इसके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेंसिटी पर। डेंसिटी को कुछ बुक्स में डी या कुछ बुक्स में रो से डिनोट करते हैं। ये सिंबल जो है वो रो डेंसिटी के लिए यूज़ किया जाता है। रो क्या है, ठीक है, यानी डेंसिटी क्या है, तो डेंसिटी बताती है मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम का क्या मतलब हुआ कि अगर मैं अलग अलग सब्सटेंस लूँ तो उन अलग अलग सब्सटेंस में अगर मैं एक फिक्स्ड वॉल्यूम लूँ, यानी 1 मीटर क्यूब, यूनिट वॉल्यूम ले लिया अपन ने। यूनिट वॉल्यूम का मतलब 1 मीटर क्यूब या 1 सेंटीमीटर क्यूब अपन ने ले लिया। अब 1 मीटर क्यूब के अपन एक लकड़ी का टुकड़ा ले सकते हैं, 1 मीटर क्यूब का आइस का टुकड़ा ले सकते हैं, ठीक है। 1 मीटर क्यूब में पानी का भी ले सकते हैं अपन, पानी भर दिया अपन ने 1 मीटर क्यूब में, या और आयरन का हो सकता है। तो 1 मीटर क्यूब में जो भी सब्सटेंस लिए मैंने उनमें कितना मास आएगा वो हम कहते हैं डेंसिटी को। तो यानी मास अपॉन वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये डेंसिटी कहलाता है, ठीक है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। इससे आप चाहो तो मास भी निकाल सकते हैं, कभी डेंसिटी दी हुई हो तो मास इज इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। इससे मास फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक, रो इनटू वी। अच्छा, अब बात आती है यार ये डेंसिटी, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या होगी पहली चीज़ तो यूनिट होगी इसकी, मास की यूनिट क्या होती है किलोग्राम और वॉल्यूम की मीटर क्यूब, यानी केजी पर मीटर क्यूब, ये इसकी एसआई यूनिट कहलाएगी। और अगर मैं सीजीएस सिस्टम में बात करूं तो किलोग्राम की जगह क्या आ जाएगा, ग्राम, पर मीटर की जगह क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। तो ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब ये इसकी सीजीएस यूनिट कहलाएगी, ठीक है। अगर मैं कंपैरिजन करूं कि भाई केजी पर मीटर क्यूब और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इनमें क्या रिलेशन होगा, ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ भाई 1 kg पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू, अब किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000, यानी 10 टू द पावर 3। 1000 में कितने जीरो होते हैं, 3 जीरो होते हैं, तो हम उसे 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 10 टू द पावर 3 ग्राम अपॉन 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 मतलब 10 की पावर 2 सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो, जब भी मुझे इसका क्यूब करना है तो मैं इसका भी क्यूब करूंगा और इसका भी क्यूब करूंगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बीच में। तो जब भी मल्टीप्लाई का साइन है तो ये भी क्यूब होएगा और ये भी क्यूब होएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 3 ग्राम अपॉन 10 टू पावर 2 की पावर 3, तो पावर पे पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है, 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ गया, इसको सोल्व कर लो तो ये आ जाएगा अपने पास 10 टू पावर 6 ऊपर जाएगा, 10 की पावर -6 प्लस 3, तो 10 की पावर -3 हो जाएगा। 10 टू द पावर -3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सीसी भी बोलते हैं इसको, ये 1 kg पर मीटर क्यूब के बराबर हो गया, ठीक है। तो ये इसकी एसआई और सीजीएस यूनिट आ गई, ठीक है। तो अब वो बात आती है कि चलो डेंसिटी की क्या होती है, ये तो मुझे समझ में आ गया, ठीक है, पर इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो इसका सिग्निफिकेंस है कि भाई 1 यूनिट वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है, ठीक है। अब इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे फर्क पड़ता है कि वो बॉडी जो है, जैसे अगर मैं एक आयरन का टुकड़ा लूँ, एक वुड का टुकड़ा लूँ, ठीक है, सेम वॉल्यूम लूँ, या 1 मीटर क्यूब भी ले लेते हैं स्टैंडर्ड, ठीक है, तो कौन सा ज़्यादा भारी होगा, आप बता सकते हो कि भाई आयरन का टुकड़ा ज़्यादा भारी होगा, ठीक है। तो आयरन का टुकड़ा ज़्यादा भारी है, ठीक है। तो अब आपने कंपैरिजन किया कि भाई आयरन का टुकड़ा भारी है किससे, वुड से, अगर मैंने सेम वॉल्यूम लिया तो, ठीक है। तो अब बात आती है कि सर ये तो वेट में भी पढ़ा था हमने, ठीक है, वेट भी तो यही बताता है कौन सी चीज़ भारी है, ठीक है, लेकिन थोड़ा अंतर है। वेट जो है वो बॉडी की हैवीनेस को बताता है कि कोई बॉडी कितनी ज़्यादा हैवी है, ठीक है। जैसे हो सकता है कि लकड़ी का मैं एक बहुत बड़ा टुकड़ा लूँ और मतलब एक पूरा है ना रूम की साइज का ले लूँ, और आयरन का एक छोटा सा टुकड़ा लूँ, तो फिर अब आयरन का टुकड़ा हल्का पड़ जाएगा उस लकड़ी के टुकड़े से, ठीक है। तो यानी कि सेम वॉल्यूम लेना जरूरी हो गया, कब,
जब हमें ये देखना है कि लकड़ी और आयरन में से कौन भारी है, वुड और आयरन में से कौन ज़्यादा भारी है, ठीक है, ये चेक करना है, तो फिर हमें वॉल्यूम सेम करना पड़ेगा। तो हमें इस क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी, दैट इज डेंसिटी। यानी डेंसिटी एक्चुअली मटेरियल की हैवीनेस को समझाता है और वेट बॉडी की हैवीनेस को बताता है। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर है अपन को, ठीक है, कि क्यों हम डेंसिटी पढ़ते हैं, ठीक है, मटेरियल का कंपैरिजन करने के लिए कि कौन सा मटेरियल ज़्यादा हैवी है, ठीक है। तो ये अपन ने समझा डेंसिटी क्या होती है, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो पॉज करके। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन। तो इसमें नेक्स्ट टर्म जो आती है वो है कि भाई यार ठीक है, डेंसिटी तो मैंने पढ़ ली, लेकिन ये जो डेंसिटी है वो सब मटेरियल की अलग अलग होती है ना, पर हमें कुछ मटेरियल की डेंसिटी तो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, याद भी होनी चाहिए। वो है एक मेनली वाटर, ठीक है, वाटर की डेंसिटी और आइस की याद कर सकते हो, ठीक है। तो वाटर की डेंसिटी जो होती है वो हमें याद रखनी होगी, रो वाटर, ये सीजीएस यूनिट में आती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सीसी भी बोल सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब को, ठीक है, इक्वल टू, अब देखो इसमें एक और अजीब बात है, 1 kg पर मीटर क्यूब इक्वल टू 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। मतलब सोच रहे हो आप, अब तक आप यही कहते थे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 किलोग्राम में 100 ग्राम 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के बात ये कि हमेशा जो एसआई यूनिट में वैल्यू आती थी वो बड़ी आती थी सीजीएस के कंपेरिजन, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। रीजन, सेंटीमीटर का क्यूब नीचे आ रहा है इसलिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर आप बोल सकते हो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1000, 10⁻³ उधर जाएगा तो 10⁻+3 हो जाएगा, तो 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। यानी सीजीएस यूनिट में जो आ रही है वैल्यू वो बड़ी आ रही है किसके कंपैरिजन में, एमकेएस से या एसआई से। तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये वाटर की डेंसिटी होती है, किसमें, सीजीएस में, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि बताओ इसकी एसआई यूनिट में वैल्यू कितनी आएगी, तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करूँगा, यानी हो जाएगा 10⁻³ या 1000 kg पर मीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये डेंसिटी ऑफ वाटर होती है, ठीक है। इसी तरह से आप निकालोगे आइस के लिए, तो आइस के लिए ये लगभग, वैसे तो उसके कंटेमिनेशन पर डिपेंड करेगा, अगर मैं प्योर आइस की बात करूं केवल, ठीक है, तो वो लगभग आती है कितनी, 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 900 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये आइस की होती है, लेकिन स्पेशली अपन को ये तो याद होना ही चाहिए वाटर वाला, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा, अब क्या ऐसे सभी मटेरियल की डेंसिटी हम कैलकुलेट करें या डेंसिटी हमें पता होनी चाहिए, ठीक है, तो नहीं, जनरली आपको वाटर की पता हो काफ़ी हो जाता है, ठीक है। अगर मान लो हमें कोई और मटेरियल देना ही होगा तो वो एक टर्म देगा आपको, डेंसिटी नहीं देगा बल्कि वो घुमा के देगा, क्योंकि उसे एक और चीज़ आपसे पूछनी है, ठीक है, और वो चीज़ है रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। तो वो दूसरे मटेरियल की अदर देन वाटर अगर डेंसिटी देनी होगी उसको, तो वो डायरेक्टली डेंसिटी नहीं देके वो क्या देगा, रिलेटिव डेंसिटी। तो अब सवाल आता है कि भाई मुझे तो डेंसिटी चाहिए थी, ये रिलेटिव डेंसिटी क्यों दी और ये क्या होती है, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है इसको हम समझते हैं, और उससे हम डेंसिटी कैसे निकालेंगे ये भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे अगली टॉपिक अपन लेते हैं रिलेटिव डेंसिटी, इसको मिटा दें। इसको शॉर्ट में अपन आरडी बोल सकते हैं, रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है, आरडी। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, तो रिलेटिव डेंसिटी ये बताती है कि भाई किसी भी मटेरियल की डेंसिटी विद रेस्पेक्ट टू वाटर कितनी है। वाटर की डेंसिटी हमने याद करी नहीं, किसी भी मटेरियल की डेंसिटी विद रेस्पेक्ट टू वाटर कितनी है उसको हम बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। यानी रिलेटिव डेंसिटी इज डिफाइंड एज इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मटेरियल या डेंसिटी ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड।
भाई स्टैंडर्ड लिया क्योंकि वाटर की डेंसिटी भी तो टेम्परेचर के हिसाब से वेरी होती रहेगी, ठीक है। तो आपने 4 डिग्री सेंटीग्रेड को स्टैंडर्ड ले लिया, जो मैंने वैल्यूज आपको बताई थी वो सब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेंसिटी की वैल्यू है, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड यानी वही 1000 kg पर मीटर क्यूब या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये अपन यहाँ रख सकते हैं। तो ये इसकी मटेरियल की या इस बॉडी की रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। अब मान लो कि आपको डेंसिटी की जगह रिलेटिव डेंसिटी दे रखा है, किसी मटेरियल के लिए रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू दे रखी है और मुझे उसकी डेंसिटी निकालनी है, तो क्या करूंगा, सीधी सी बात है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डेंसिटी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि आपको बोला है कि आइस की रिलेटिव डेंसिटी होती है सपोज 0.9, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आइस इक्वल टू 0.9, ठीक है। फाइंड डेंसिटी ऑफ आइस, रो पता करना है अपन को, रो आइस ये पता करना है। तो क्या करेंगे भाई, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आइस आपको पता है, ठीक है, डेंसिटी ऑफ आइस आपको पता करना है, तो अपन इस फॉर्मूले में रख देते हैं। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आइस की जगह 0.9 यहाँ पर रख दिया, इक्वल टू डेंसिटी ऑफ आइस ये मुझे निकालना है डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ आइस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड कितनी होती है, 1000 kg पर, सॉरी 1000 क्या होगा kg पर मीटर क्यूब या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो किसी में भी रख सकते हो, अगर मैं यहाँ पर kg पर मीटर क्यूब में रखता हूँ तो ये आ जाएगा 1000 kg पर मीटर क्यूब, यूनिट के साथ रखते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो 1000 से 0.9 होगा मल्टीप्लाई, तो रो आइस आ जाएगा आपका 900 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी सब्सटेंस का जिसकी भी रिलेटिव डेंसिटी पता होगी वो हम रख देंगे और डेंसिटी निकल जाएगी। अच्छा, सीजीएस में तो और आसान काम है। सीजीएस में डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है 1, तो 1 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करो वही आना है। तो अगर कोई बोले कि भाई रिलेटिव डेंसिटी है 0.7, तो बताओ डेंसिटी कितनी होगी, तो आप सीधा ये भी बोल सकते हो 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। मतलब सीजीएस में तो आपको कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, वो का वही वैल्यू आई, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो की वही आनी, ठीक है। तो सीजीएस में कोई दिक्कत ही नहीं है, यानी इसकी वैल्यू अगर मैं बोलूँ तो सीजीएस में आएगी 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अपने को सीजीएस के अंदर, तो ठीक है, सीधा उसको मल्टीप्लाई किया और आ गया आंसर, है ना। तो ये अपने रिलेटिव डेंसिटी का केस है। किसी भी तरह से किसी भी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी पता है तो हम इस तरह से डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसको पोज करके लिख लो एक बार। अब याद करो, अपन ने आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा था। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या था, याद है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या था? आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये बताता था कि भाई किसी भी सब्सटेंस को अपन ने किसी लिक्विड में डुबोया तो बायंट फोर्स कितना लगेगा, उसकी अमाउंट कितना होगा, ये बताता था। कितना आता था? बायंट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, या वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, ये बायंट फोर्स होता था, ठीक है। अब इस बायंट फोर्स का जो वैल्यू अपन ने निकाली, ठीक है, अब उसका यूज़ कैसे करें, यानी आर्किमिडीज प्रिंसिपल का हम यूज़ क्या करते हैं, ठीक है, वो सीखते हैं। यूज़ ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल का अगर मैं यूज़ की बात करूं तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के यूज़ में, है ना, हम क्या यूज़ करें, तो आपने सुना होगा लेक्टोमीटर का नाम। लेक्टोमीटर क्या होता है? लेक्टोमीटर काम आता है भाई मिल्क की प्योरिटी चेक करने के लिए, ठीक है। अब ये प्योरिटी कैसे चेक करें भाई, उसकी डेंसिटी कितनी आनी चाहिए और अभी कितनी आ रही है, उनका कंपैरिजन कर लो तो पता चल जाएगा कि भाई वो प्योर है या नहीं है, ठीक है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज़ करके हम प्योरिटी चेक कर सकते हैं किसी भी सब्सटेंस की, ठीक है, बाय कैलकुलेटिंग इट्स रिलेटिव डेंसिटी। उसकी रिलेटिव डेंसिटी का कैलकुलेशन करो और पता चल जाएगा कि भाई इतनी आनी चाहिए और है इतनी, यानी कुछ ना कुछ तो मिलाया गया है, या रेंज दे दी जाती है कि इस रेंज में आया तो ठीक है चल जाएगा, है ना। तो अब ये कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए हमें डेंसिटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस फाइंड आउट करना आना चाहिए, है ना, और वो भी बिना उसे तोड़े केमिकल लैब में ले जाए, ठीक है। तो
वो कैसे पता करें, है ना, ये सीखते हैं अपन। तो पहले अपन बात करते हैं डेंसिटी ऑफ सॉलिड फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड फाइंड आउट करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, पहले इसकी रिलेटिव डेंसिटी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देख लेते हैं। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्या होगा, ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड होगा अपने पास रो सॉलिड या रो बॉडी कर देते हैं अपॉन रो वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, यही होता है। ठीक है, अब मुझे डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी तो मुझे पता चल गई। ठीक है, अब मैं इसको Vg से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। V क्या है यहाँ पर, वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, सॉलिड का, जो भी ऑब्जेक्ट आप ले रहे हो उसका वॉल्यूम है। ठीक है, तो वॉल्यूम से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, G से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि ये जो रो बी Vg है, यानी डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू G, ठीक है, ये क्या बता रहा है, सोच के देखो, ये बॉडी की डेंसिटी है और ये उसका वॉल्यूम है, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या होता है, पास। इसका मतलब ये हो गया, ये mg हो गया। ठीक है, यानी ये क्या हो गया आपका वेट ऑफ बॉडी इन एयर, वेट ऑफ बॉडी इन एयर, यानी किसी भी चीज को मैंने एयर में तोला तो उसका वेट कितना आया। ठीक है, वो हो गया डिवाइडेड बाय, अब आ जाते हैं रो डब्ल्यू वी जी। ठीक है, रो डब्ल्यू वी जी, रो डब्ल्यू क्या है, वाटर की डेंसिटी इंटू वी। अब वी को मैं वी सबमर्ज भी बोल सकता हूं, अगर मैंने उस सॉलिड बॉडी को वाटर में डुबोया तो जितना वॉल्यूम उस बॉडी का होगा उतना वॉल्यूम ही तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड का होगा। ठीक है, तो यानी ये वी और ये वी मतलब अलग है लेकिन क्या वैल्यू तो बराबर ही है। ये वी है बॉडी की वॉल्यूम और ये वी है डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम, पर दोनों बराबर ही होता है। तो अगर मैं रो डब्ल्यू इंटू सबमर्ज्ड वॉल्यूम या डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम लू इंटू जी करूं तो ये क्या कहलाता है, बॉयंट फोर्स। इसको हम क्या बोलते हैं, बॉयंट फोर्स। अब याद करो, बॉयंट फोर्स को अपन ने 3 नाम दिए थे, कौन कौन से, बॉयंट फोर्स और अपथ्रस्ट और लॉस ऑफ वेट। ठीक है, 3 नाम दिए थे अपन ने, बॉयंट फोर्स, अपथ्रस्ट और लॉस ऑफ वेट। ठीक है, अब यहां पर हम लॉस ऑफ वेट से काम करेंगे। ठीक है, बॉयंट फोर्स को मैं लॉस ऑफ वेट भी बोल सकता हूं। लॉस ऑफ वेट का मतलब क्या, कि अगर मैं उस बॉडी को एयर में तोलूं, मान लो 10 न्यूटन आ रहा है, अब उसको मैंने वाटर में डाल दिया और तोला, मान लो कि वो 8 न्यूटन आ रहा है, 8 न्यूटन आ रहा है, तो 10 न्यूटन एयर में आ रहा था, 8 न्यूटन वाटर में आ रहा है, तो बॉयंट फोर्स कितना लगा, बॉयंट फोर्स नहीं तो ये वेट कम किया, यानी 10 माइनस 8। तो यानी बॉयंट फोर्स को मैं क्या बोल सकता हूं, वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। तो वेट इन एयर अपॉन वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर, इससे मुझे रिलेटिव डेंसिटी मिल गई, और रिलेटिव डेंसिटी मिल गई मतलब डेंसिटी तो मिल ही जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय वाटर की डेंसिटी कर देंगे। ठीक है, तो इससे मुझे रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी सॉलिड मैं पता कर सकता हूँ। यानी उसको मैंने पहले हवा में तोल लिया सॉलिड को, फिर उसको पानी में डुबो दिया, पानी में डुबो के और फिर तोल लिया। ठीक है, हवा में तोला तो वेट इन एयर आ गया, और जब पानी में डुबो के तोला तो डब्ल्यू वाटर आ गया, और इस फॉर्मूले में रखा, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड आ गई। इसी से हम रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या हो जाएगी, ठीक है, तो ये हो जाएगी क्या, डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ये क्या कहलाएगा, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड कहलाएगा। फिर से यही प्रोसेस लगा दो, Vg से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो Vg से अपन ने गया, अब इसका मतलब फिर बदल गया, रो लिक्विड इंटू वी इंटू जी। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो मैं बॉडी कोई सी भी एक ले लेता हूँ, मुझे तो लिक्विड से मतलब है कि लिक्विड की डेंसिटी कितनी आ रही, बॉडी से मतलब ही नहीं है। तो मैं कोई भी एक बॉडी ले लेता हूँ, पहले उसे हवा में तोल लिया, अब मैंने उसे उस लिक्विड में डाला जिसकी रिलेटिव डेंसिटी मुझे पता करनी है। तो जो बॉडी का वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इन द लिक्विड होगा, और फिर उसी बॉडी को निकाल के पानी में डाला तो वही वॉल्यूम जो है वो वाटर का डिस्प्लेस हो जाएगा।
तो रो लिक्विड इंटू वी सबमर्ज्ड इंटू जी, बॉडी सेम है यानी वॉल्यूम दोनों में सेम आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बॉयंट फोर्स इन लिक्विड अपॉन ये क्या हो जाएगा, बॉयंट फोर्स इन वाटर। भाई रो लिक्विड इंटू वी सबमर्ज्ड इंटू जी, ये बॉयंट फोर्स इन लिक्विड आ गया। रो लिक्विड इंटू वी सबमर्ज्ड, रो वाटर इंटू वी सबमर्ज्ड इंटू जी, ये बॉयंट फोर्स इन वाटर आ गया। तो अगर मैं इसमें इसको क्या बोल सकता हूँ, लॉस ऑफ वेट। लॉस ऑफ वेट का मतलब क्या, W एयर माइनस W लिक्विड, ये लॉस ऑफ वेट इन लिक्विड हो गया। लॉस ऑफ वेट इन वाटर क्या हो जाएगा, W एयर माइनस W वाटर। यानी क्या हो गया, आपने एक ही बॉडी ली पर कंटेनर दो ले लिया। एक कंटेनर में लिक्विड भरा था और एक कंटेनर में वाटर भरा था। अब आपने क्या किया, एक ही बॉडी ली, उस बॉडी को पहले लिक्विड में डाल दिया, उसी बॉडी को बाद में निकाल के वाटर में डाल दिया। पहले उसे हवा में तोला तो W एयर आ गया, फिर लिक्विड में डाला तो W लिक्विड आ गया, फिर उसी को निकाल के वाटर में डाल दिया तो W वाटर आ गया। और इससे हम रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली हम इस तरह से डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी सॉलिड और लिक्विड दोनों की फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलो इस पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मिटा दो इसको, पॉज करके लिख लो एक बार। चलो अब सपोज करो कि आपको दिया है कि एक बॉडी है, उस बॉडी को आपने एयर में तोला, ठीक है। एयर में उसका वेट आ रहा था 7g, ठीक है। तो उसको मैं क्या लिख दूंगा, W एयर, ठीक है। अब उस बॉडी को आपने क्या किया, एक लिक्विड में डाला, उस लिक्विड में उसका जो वेट आ रहा था वो आ रहा था सपोज 5g, सॉरी लिक्विड में। फिर उसी बॉडी को आपने पानी में डाला, ठीक है, वाटर में, तो इसका वेट आ रहा था 4g। आपसे पूछा गया है फाइंड रिलेटिव डेंसिटी या डेंसिटी बोल दो, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड रिलेटिव डेंसिटी ऑफ बॉडी, ये दोनों फाइंड आउट करना है, ठीक है। पोज करके आप खुद ट्राई करो एक बार। चलो अब मैं बता रहा हूं। तो अब इस केस में हम देखें तो अपन ने दो फॉर्मूले पढ़े, एक था रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या था, W एयर, यानी उस बॉडी को जब हवा में तोला माइनस W लिक्विड अपॉन W एयर माइनस W वाटर। W एयर कितना था 7g माइनस W लिक्विड कितना था 5g अपॉन 7g माइनस 4g। तो ये कितना हो गया आपके 2g अपॉन 3g, यानी इसकी रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड आ गई 2/3, ठीक है। ये रिलेटिव डेंसिटी है, इसकी कोई यूनिट होगी क्या, ऑब्वियसली नहीं होगी, डेंसिटी अपॉन डेंसिटी, ठीक है। ऊपर भी डेंसिटी थी नीचे भी डेंसिटी थी, ठीक है। तो यूनिट लेस क्वांटिटी होती है रिलेटिव डेंसिटी। अच्छा और देखते हैं, अगर मैं बोलूँ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड निकालना है मुझे, यानी बॉडी निकालना है, वो क्या था W इन एयर अपॉन W इन एयर माइनस W इन वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। W इन एयर आपको दे रखा है 7g अपॉन 7g माइनस W इन वाटर कितना है 4g। तो ये कितना आ गया 7g डिवाइडेड बाय 3g, यानी आ गया 7/3। तो बॉडी की डेंसिटी कितनी है, रिलेटिव डेंसिटी 7/3।
अगर बोले डेंसिटी बताओ तो कोई बात नहीं, अगर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में तो यही आंसर आ गया। लिक्विड की डेंसिटी है 2/3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बॉडी की डेंसिटी कितनी है 7/3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर केजी पर मीटर क्यूब में करना है तो क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये लिक्विड की डेंसिटी कितनी हो जाएगी 2000/3 केजी पर मीटर क्यूब। बॉडी की डेंसिटी कितनी हो जाएगी 7000/3 केजी पर मीटर क्यूब। तो इस तरह से हम बॉडी की डेंसिटी और लिक्विड की डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? चलो इसको नोट कर लो। बात करते हैं लॉज ऑफ फ्लोटेशन की। ठीक है, तो फ्लोट करना मतलब मैंने बताया था तैरना। ठीक है, कोई भी बॉडी वाटर में तैर रही है या किसी भी लिक्विड में तैर रही है या डालने पर डूब जाती है, उस पर वो डिपेंड करता है लॉज ऑफ फ्लोटेशन। ठीक है, कि कोई बॉडी तैरेगी या डूबेगी। एक्चुअली में कोई बॉडी तैरती है या डूबती है, ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि भाई उसका वेट कितना है और वो लिक्विड डिस्प्लेस कितना कर पा रही है। क्योंकि अपन ने बताया था कि जब कोई भी बॉडी फ्लोट कर रही है तो वेट ऑफ द बॉडी जो है, मतलब अगर मैं बॉयंट फोर्स की बात करूं तो बॉयंट फोर्स किसके बराबर आता था वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, और बॉयंट फोर्स ही बॉडी को और ऊपर की तरफ लगता था जो इसको तैराने की कोशिश करेगा। इसका मतलब अगर कोई बॉडी को तैराना है या डुबोना है तो वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, बॉयंट फोर्स और उसके वेट पर। ठीक है भाई, इसमें 3 कंडीशन हो सकती है। क्या? पहली कंडीशन कि अगर मैं बात करूं कि वेट ऑफ द बॉडी ग्रेटर देन बॉयंट फोर्स है, वेट ऑफ द बॉडी अगर ग्रेटर देन है बॉयंट फोर्स के, तो उस केस में क्या होगा सोचो। अगर बॉयंट फोर्स से ज्यादा है वेट ऑफ द बॉडी तो उस केस में वेट क्या चाहता है, बॉडी को नीचे ले जाना। सपोज ये कंटेनर है, इस कंटेनर में आपने एक बॉडी को डुबाया, अब इसमें 2 फोर्स लग रहे हैं, एक वेट नीचे की तरफ और एक बॉयंट फोर्स ऊपर की तरफ। ये चाहता है कि बॉडी नीचे डूब जाए और ये चाहता है कि बॉडी ऊपर आए। अगर मान लो ये बड़ा है तो ये जीत जाएगा, यानी बॉडी को नीचे ले आएगा। नीचे ले आएगा यानी ये सिंक हो जाएगी, डूब जाएगी। ठीक है, टेल बॉटम। सेकेंड केस, अगर W = FV हो। अब देखो W = FV का मतलब है कि बॉयंट फोर्स और W बराबर है, लेकिन मैं कंडीशन कब की बात कर रहा हूं, जब मैंने पूरा डुबो दिया उसके बाद की बात कर रहे हैं। ठीक है, पहले मैंने बॉडी को पूरा डुबोया, उसके बाद मैं देख रहा हूं कि W और FV में क्या रिलेशन है। तो मैंने देखा कि पूरा डुबोने के बाद भी W और FV बराबर आ रहा है। पूरा डुबोने के बाद W बराबर FV आ रहा है, यानी वेट जो कि नीचे की तरफ ले जाना चाहता है और बॉयंट फोर्स जो कि ऊपर की तरफ ले जाना चाह रहा है, दोनों में टाई हो गया। ठीक है, दोनों बराबर है। तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा, ना ये ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, यानी नेट फोर्स 0 हो जाएगा। नेट फोर्स 0 हो जाएगा, यानी अगर नेट फोर्स 0 होता है तो इसका मतलब क्या होगा, क्या बॉडी रेस्ट पर रहेगी? जरूरी नहीं, अगर वो जिस वेलोसिटी से जा रही है उससे जाती रहेगी। सपोज करो मैंने बीच में, बिल्कुल बीच में लाके और इनिशियल वेलोसिटी मतलब 0 करके छोड़ दिया, तो वो वहीं का वहीं रह जाएगा। पर डूबा हुआ तो फिर भी रहेगा, डूबा हुआ तो रहेगा। ठीक है, तो इट विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम, रिमेन इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम में रहेगा लेकिन डूबा हुआ रहेगा। ठीक है, और देखते हैं, अब थर्ड देखते हैं। अगर मान लो तीसरा केस क्या हो सकता है, सोच के देखो कि अगर W < FV होता है। W < FV का मतलब क्या हुआ कि वेट छोटा है, बॉयंट फोर्स बड़ा है। क्या होगा सोच के देखो, ये ऊपर ले जाना चाहता है, ये नीचे डुबाना चाहता है, ऊपर ले जाने वाला बड़ा फोर्स है तो किधर जाएगा, ऊपर जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो यार ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाके क्या होगा, ऊपर जाके ये इस कंडीशन में आके रुक जाएगा, यानी इस कंडीशन में फ्लोट करने लग जाएगा, तो इट विल फ्लोट। लेकिन बस एक इंपॉर्टेंट इसमें बात यह है कि जब ये फ्लोट करेगा तो उस केस में फ्लोट करने में क्या कंडीशन हो रही है, ध्यान से सोचो। ये ऊपर उठ रहा है, ऊपर उठ रहा है, तो इसका मतलब वॉल्यूम सबमर्ज्ड कम होता जा रहा है।
भाई ये कुछ पार्ट बाहर निकल गया ना, तो वॉल्यूम सबमर्ज कम हो जाएगा। और बॉयंट फोर्स क्या होता था, याद करो, रो लिक्विड इंटू वो वी सबमर्ज्ड इंटू जी। तो यानी कि जैसे जैसे ये बाहर निकलेगा एफ बी की वैल्यू कम होने लग जाएगी, और एफ बी की वैल्यू कम होने लग जाएगी, तो फाइनली इस कंडीशन में डब्ल्यू और एफ बी बराबर हो जाएगा। यानी इन फ्लोटिंग कंडीशन W अगेन एफ बी के बराबर हो जाएगा। लेकिन ये सिंक कंडीशन थी, ये फ्लोटिंग कंडीशन है, इसमें पूरा वॉल्यूम डूबा होता है, इसमें कुछ वॉल्यूम डूबा हुआ है, ठीक है, तब भी W बराबर एफ बी हो गया। और इस कंडीशन में भी नेट फोर्स 0 हो जाएगा। यानी इस कंडीशन को हम वेटलेसनेस की कंडीशन भी बोलते हैं। वेटलेस मतलब क्या हुआ कि नेट वेट उसका 0 हो गया, यानी नेट फोर्स उस पर 0 हो गया, ठीक है। तो ये वेटलेसनेस कहलाएगी, यानी इस टाइम पर उसका अपेरेंट वेट 0 आएगा। अगर मैं स्प्रिंग लगा दूं तो वो 0 रीडिंग देगा, ठीक है। तो यहां पर अपन इस टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।